मैप है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मंडला जिला, मंडला जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में, ये कौन सा भाग कहलाता है? दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है ना, ये पूर्वी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, यहां से अपन लेंगे। तो मंडला जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन आते हैं कि दक्षिण पूर्वी भाग में तो स्थित है भाई, चलो ठीक है मान लिया हमने, लेकिन मंडला जिले से कौन कौन से जिलों की सीमा लगती? कभी कभी गांजा फूंक के बैठ जाता है एग्जामर को और बना देता है यहां से भी क्वेश्चन। ठीक है ना, कौन से जिले से कौन से जिले की सीमा लग रही है। तो आगे देखते हैं मंडला जिले से कौन कौन से जिलों की सीमा लग रही है। तो नीचे इसके कौन सा है? तो बालाघाट जिला, ये बी का मतलब बालाघाट जिला। इस तरफ कौन सा है? तो बालाघाट जिले के इस तरफ कौन सा है? सिवनी जिला। ये कौन सा है? तो सिवनी जिला है। और ये कौन सा है? तो डिंडोरी जिला है। और ये कौन सा है? तो जबलपुर जिला है। कौन कौन से? जबलपुर, डिंडोरी, बालाघाट और सिवनी। इन 4 जिलों से क्या लगती है? मंडला जिले की सीमा लगती है अपने। किसकी सीमा लगती है? तो मंडला जिले की सीमा लगती है। ठीक है, मंडला जिले की जो तहसीलें हैं, मंडला जिले की जो तहसीलें हैं, उनमें तहसीलों में कौन कौन आते हैं? तो मंडला जिले की तहसीलों में आती है बिछिया। कौन सी? बिछिया, नैनपुर, मंडला, धुबरी, धुबरी या घुघरी भी कहते हैं इसे, घुघरी या धुबरी, कई कई किताबों में घुघरी भी मिलेगा। तो धुबरी, निवास, नारायणगंज और मंडला, ये 5 तहसीलें इसके अंतर्गत, 6 तहसीलें इसके अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? मंडला, बिछिया, घुघरी, निवास, नारायणगंज और नैनपुर। ये क्या है? मंडला जिले की प्रमुख 6 तहसीलें हैं। ठीक है, मंडला जिले का जो प्राचीन नाम है, मंडला जिले का जो प्राचीन नाम मिलता है उसका नाम है गोंडवाना। क्या मिलता है? गोंडवाना। मंडला जिले का जो प्राचीन नाम है उसका नाम क्या है? तो गोंडवाना है। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो गोंडी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोंडी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर अधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गौड़ जनजाति पाई जाती है, इसलिए इस पे गोंडी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मंडला जिले में गोंडी भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसका जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? तो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना। ठीक है, लैंड नहीं, लैंड का मतलब फिर तो पूरा भारत आ गया। ठीक है, गोंडवाना क्या है? गोंडवाना है। यह जो मंडला जिला है ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो अनूपपुर जिले से निकलती है। अनूपपुर जिले से निकलने के बाद, यहां से निकलने के बाद कहां प्रवेश करती है? तो मंडला जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, तो मंडला जिला कौन से तट पर बसा है? तो नर्मदा नदी के तट पर बसा है। ठीक है, नर्मदा नदी मंडला जिले को क्या करती है? नर्मदा नदी जो मंडला जिला है अपना, उसको क्या करती है? कुंडली आकार में बांटती है। क्या करती है? कुंडली आकार में घेरे हुए। कुंडली आकार में कैसे? जैसे कि मान लिया नर्मदा नदी यहां से निकली और यहां से नीचे आई। ठीक है, नीचे आती है, यानी कि मंडला जिले में इस तरह, यहां से आप देख लीजिए कि यहां से इस तरह से नीचे आती है और फिर ऊपर चली जाती है। क्या करती है? फिर ऊपर चली जाती है। तो कुंडली मतलब कुंडली यानी कि गोल आकृति में, लेकिन पूरी तरीके से गोल नहीं है। क्या है? कुंडली। आप बैठते हैं ना कि कुंडली। ठीक है, तो ये कुंडली आकार में घेरी हुई है। क्या कर रही है? नर्मदा नदी मंडला जिले को कुंडली आकार में घेरे हुई है। ठीक है, तो नर्मदा नदी मंडला जिले को कौन से आकार में घेरती है? तो कुंडली आकार में घेरती है। ठीक है, मंडला जिले को नदियों का द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडला जिले को नदियों का द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, मंडला जिला जो पड़ता है वो मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी कि मैकाल पर्वत श्रेणी किस में स्थित है? तो मंडला जिले, अनूपपुर जिले, इन्हीं में स्थित है। ठीक है, अनूपपुर में उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक स्थित है। मैंने बताया था जब मध्य प्रदेश के पर्वत पठार पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि यहां से क्या होता है, इस जगह से धीरे धीरे करके कौन सा पर्वत स्टार्ट होता है, यानी कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सा पर्वत श्रेणी पाई जाती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की 3 श्रेणियां हैं। सबसे जो पश्चिमी श्रेणी है उसे अपन कहते हैं राजपीपला। क्या कहते हैं? राजपीपला। दूसरी कौन सी है? तो महादेव है। महादेव पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 ही है ना, 1350 मीटर है। इसके बाद आगे जाते हैं तो मैकाल पर्वत श्रेणी पड़ती है। मैकाल पर्वत श्रेणी का आकार कैसा है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी का आकार है अर्धचंद्राकार। कैसा है? अर्धचंद्राकार। तो मैकाल पर्वत श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, इन्हीं जिलों में क्या फैली हुई है अपनी
मैकाल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, जोहिला नदी निकलती है। ठीक है, ये नर्मदा नदी ये कहाँ से उद्गम होता है? तो इनका अमरकंटक के पठार से ही, सॉरी अमरकंटक चोटी से ही होता है, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और मैकाल पर्वत श्रेणी किसके अंतर्गत आती है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पठार के अंतर्गत आती है। सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आती है। सतपुड़ा पर्वत भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये इतना चीजें मैंने बताई थी उसके अंतर्गत, इतना यहाँ भी बता दिया। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, यानी कि इसका जब मध्य प्रदेश बना उसी समय क्या कर दिया गया? मंडला जिले का गठन हो गया था। ठीक है, तो मंडला जिले का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, मंडला जिले का जो लिंग अनुपात है, मंडला जिले का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? तो 1008। क्या है? 1008, यानी कि यहाँ पर प्रति 1000 पुरुष पर 1008 लड़कियां पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा है बालाघाट का। कितना है? 1021। कितना है? 1021 है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर लिंग अनुपात की बात करते हैं तो अपन किसका आता है? तो बालाघाट का आता है। इसके बाद आता है अलीराजपुर। 1008 स्थान 1008 है, जो कि मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान रखता है? तो तीसरा स्थान रखता है। जबकि ग्रामीण, कौन सा? ग्रामीण, अब ये तो पूरा का पूरा जिले की बात चल रही है, लेकिन इसमें से जो गांव में जनसंख्या रहती है उसका लिंग अनुपात कितना है? तो उसका लिंग अनुपात के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। ग्रामीण लिंग अनुपात के अनुसार ये मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान रखता है। जबकि प्रथम स्थान कौन रखता है? तो अलीराजपुर रखता है। कौन सा रखता है? अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है ग्रामीण लिंग अनुपात में। इसके अलावा एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइबल, क्या कहते हैं? शेड्यूल ट्राइबल ही कहते हैं ना, इंग्लिश नहीं आती इतनी, थोड़ी सी कम आती है, तो शेड्यूल ट्राइबल कहते हैं शायद, शेड्यूल कास्ट तो उसे कहते हैं एससी को। और ये कौन सी है? तो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, हिंदी में समझ लीजिए अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति का जो लिंग अनुपात है उसमें भी मध्य प्रदेश का कौन सा मंडला जिले का कौन सा स्थान आता है? तो दूसरा ही आता है। कौन सा आता है? दूसरा ही आता है। और पहले स्थान पे कौन चला आता है? तो अलीराजपुर चला आता है। कौन सा? अलीराजपुर। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा तीसरा जिला है जिसका लिंग अनुपात 1000 से ऊपर हो, कौन सा है? तो मंडला है। ठीक है, ग्रामीण लिंग अनुपात में दूसरा जिला कौन सा है? तो मंडला है। पहला कौन सा है? अलीराजपुर है। अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है दूसरा लिंग अनुपात के मामले में? तो दूसरा है। कौन सा है? मंडला जिला, ये जिसका स्थान कौन सा है? दूसरा है। और पहला स्थान किसका है? तो अलीराजपुर का है। ठीक है, अब आइए इसके बाद है रानी अवंतीबाई। कौन थी? रानी अवंतीबाई, जो रायगढ़ रियासत की रानी थी। आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा हो तो बता दूं कि ये रायगढ़ रियासत की रानी थी। ठीक है, रानी अवंतीबाई की एक सहायिका थी। कौन थी? एक सहायिका थी जिनका नाम क्या था? गिरधारी बाई। क्या था? गिरधारी बाई। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, रानी अवंतीबाई की सहायिका कौन थी? तो रानी अवंतीबाई की सहायिका गिरधारी बाई थी। रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई की दोनों की समाधियां कहां पाई जाती हैं? तो मंडला जिले में पाई जाती है। कहां पाई जाती हैं? तो मंडला जिले में पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो रानी अवंतीबाई जो है वो क्या है? तो मध्य प्रदेश की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी जिनकी मृत्यु हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन में मतलब मृत्यु हुई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी महिला स्वतंत्र सेनानी थी जिनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये कहाँ की रियासत की रानी थी? तो रायगढ़ की रामगढ़ रियासत की रानी थी। मनेरी औद्योगिक केंद्र क्या है? मनेरी में एक औद्योगिक केंद्र है यहाँ पर। जो मनेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ पड़ता है? तो मंडला जिले में पड़ता है। और मध्य प्रदेश का लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पाया जाता है? तो सबसे बड़ा कारखाना पाया जाता है मंडला जिले में। लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो मंडला जिले में पाया जाता है। और मंडला में भी कहाँ पाया जाता है? तो मनेरी में पाया जाता है। मंडला जिले के मनेरी में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का कारखाना स्थित है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का पहला लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश का पहला लकड़ी चीरने का कारखाना होशंगाबाद जिले में पड़ता है। कौन सा?
होशंगाबाद जिले में पड़ता है, इटारसी के साथ। नहीं हाँ इटारसी, इटारसी हैगा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, आप इतना याद रख लीजिए, अगर इटारसी हो तो देख लीजिए। मंडला जिले में पड़ता है। ये क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का कारखाना है। चुटका गांव कौन सा? मंडला जिले में एक गांव है जिसका नाम क्या है? चुटका। चुटकी बजाते हैं ना ऐसे करके, तो चुटका से, इस चुटकी से याद रख लीजिए। चुटका गांव कहाँ पड़ता है? तो मंडला जिले में पड़ता है। ठीक है, तो चुटका गांव कहाँ स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है, जहां पर मध्य प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र, कौन सा? पहला परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, यहाँ पर अभी बना नहीं है। ठीक है, और इसका जो बिजली का उत्पादन करने का जो टारगेट है वो कितना है? तो 1400 मेगावाट बिजली। यानी कि जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब इससे कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा? तो 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका, आने की भी आगे संभावना है, यहाँ आने की संभावना फुल है। तो चुटका गांव में क्या है? मध्य प्रदेश का परमाणु बिजली संयंत्र पहला, कौन सा? पहला परमाणु बिजली संयंत्र प्रस्तावित है। यहाँ से 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और इसके बनने से जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसको काफी दिक्कतें आ रही हैं इसके चलते। किसके चलते? ये परमाणु संयंत्र के चलते। परमाणु संयंत्र वही होता है जो जिनसे परमाणु से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा क्या कहते हैं अपन? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं उसे। पंचायती राज दिवस, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज संवैधानिक पंचायती राज, यानी कि संवैधानिक जब पंचायती राज व्यवस्था को, यानी कि पंचायतों को संविधान में दर्जा दे दिया गया था, यानी कि उन्हें संवैधानिक रूप दे दिया गया था। तो उसके बाद संवैधानिक रूप देने के बाद में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। क्या किया था? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। और किसने किया था? मध्य प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। कौन थे? दिग्विजय सिंह। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के माध्यम से 11वीं अनुसूची के माध्यम से भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। क्या? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के माध्यम से भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। ये मैं जब अनुसूचियां पढ़ाया था, मैंने जो अपना संविधान चल रहा है ना उसी के अंतर्गत मैंने अनुसूचियां पढ़ाया था, तो उसमें ये मैंने बताया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची मैंने पढ़ाई, अगर ये आपको याद हो तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के माध्यम से क्या किया गया है? भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। ठीक है, जब पंचायती राज 1992-93 में क्या कर दिया गया था? पंचायतों को संवैधानिकता प्रदान कर दी गई थी। नहीं तो वैसे जो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ हुई थी? तो नागौर राजस्थान में लागू हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नागौर राजस्थान में लागू हुई थी। लेकिन संवैधानिक रूप देने के बाद में सबसे पहले जिस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई वो था अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये मनाना कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2010 से। कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? 2010 से, यानी कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल से इसको मनाना स्टार्ट कर दिया गया था। तो 24 अप्रैल 2018, कब की बात कर रहा हूं मैं? 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगर से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया था। कहां से किया था? रामनगर मंडला से। रामनगर कहां स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है। कब किया गया था? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया गया था तो 24 अप्रैल 2018 को। किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन यानी कि 24 अप्रैल 2018 को एक घोषणा और की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी रामनगर मंडला से ही की गई है। रामनगर मंडला से की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही। और कब की गई थी? तो 24 अप्रैल 2018 को, सॉरी 1900 बोल रहा हूँ, 2018 को ही क्या किया गया था? तो आदिवासी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। आदिवासी पंचवर्षीय योजना वो पंचवर्षीय योजना नहीं है जो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है, वो नहीं है। 1952-53 कब लागू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना? 52 या 56 ऐसे ही समथिंग हुई थी।
तो वो पंचवर्षीय योजना नहीं है जो हर साल केंद्र सरकारें बनाती है, वो नहीं है। ये आदिवासियों का उत्थान करने के लिए, यानी कि आदिवासियों का विकास करने के लिए जो आदिवासी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई है, वो कहाँ से की गई है? तो रामनगर मंडला से की गई है। रामनगर कहाँ स्थित हैगा? तो मंडला जिले में स्थित हैगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 24 अप्रैल 2018 को शुरुआत की गई थी। 24 अप्रैल के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ये दो फैक्ट लीजिए। काष्ठ शिल्प, क्या? काष्ठ शिल्प, जो कि चित्तौड़गढ़, काष्ठ शिल्प और टेराकोटा। काष्ठ शिल्प का मतलब क्या है? काष्ठ शिल्प का मतलब है कि आपने देखा होगा लकड़ी, जो लकड़ी रहती है, लकड़ी पर चित्रकारी करते हैं। लकड़ी पर जो चित्रकारी करते हैं ना, जैसे कि किसी हाथी का चित्र बना दिया, कोई व्यक्ति का चित्र बना दिया, किसी फूल का चित्र बना दिया, उसे क्या कहते हैं अपन? काष्ठ शिल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? काष्ठ शिल्प कहते हैं। यानी कि लकड़ी पर कलाकृति, यानी पर लकड़ी पर कलाकृति, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन? काष्ठ शिल्प कहते हैं। और इसका जो प्रमुख केंद्र है, यानी कि काष्ठ शिल्प का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। क्या है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। और ये क्या होती है? टेराकोटा। टेराकोटा शिल्प क्या होती है? तो जो मिट्टी पर, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तनों पे जो की जाती है ना, कुछ भी बनाया जाता है मिट्टी के बर्तनों पे, यानी कि मिट्टी के जब बर्तन बनाते हैं तो अपन कुछ भी चित्र बना दिए उन पे। कोई पानी भरने का मटका है तो पानी भरने वाली जा रही है उस पे, ठीक है ना, चित्र बना दिया। तो इसको क्या कहते हैं अपन? टेराकोटा शिल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा शिल्प कहते हैं। और टेराकोटा शिल्प भी कहाँ की प्रमुख विशेषता है? तो राजसमंद। कहाँ पे? राजसमंद। राजसमंद भी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। यानी कि इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ से है? तो राजसमंद से। तो ये दोनों कहाँ से, यानी कि काष्ठ शिल्प और टेराकोटा शिल्प जो है वो कहाँ की देन है? तो मुख्य रूप से कहाँ की है? तो राजस्थान के है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं मंडला जिले में। कहाँ पाए जाते हैं? अपने मंडला जिले में। ठीक है, तो काष्ठ शिल्प व टेराकोटा शिल्प हेतु मध्य प्रदेश में मंडला जिला क्या है? प्रसिद्ध है। लेकिन जो इसका जो मूल स्थान है ना वो कौन सा है? तो इन दोनों का तो राजस्थान है। काष्ठ शिल्प का चित्तौड़गढ़ और जबकि टेराकोटा शिल्प का राजसमंद, राजस्थान। ठीक है, चटाई, हर्रा व लाख उत्पादन में मंडला पहले स्थान पे आता है। चटाई नहीं बनाते क्या भैया? जो बनाते हैं ना अपन खजूर के पेड़ों से बनाते हैं। खजूर के जो रहती है ना, वो हम उन्हें टाने बोलते हैं। ठीक है ना, आप खजूर कुछ भी बोल दीजिए जो अपनी भाषा है उसी में, तो उससे क्या बनाई जाती है? चटाई बनाई जाती है। अब चटाई हमने तो वही देखी है, अगर और किसी की बनाई जाती हो तो उसका मुझे पता नहीं, हमने तो वही देखी है, तो उसी को कहते हैं अपन चटाई। ठीक है, तो चटाई, हर्रा, लाख उत्पादन में क्या है? मंडला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ पर एक फूड पार्क भी स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो मंडला जिले में की गई है। इसके अलावा एक जिले में और की गई, उसका आप कमेंट करके मुझे बताइए कौन से जिले में की गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में क्या किया गया है? एक फूड पार्क की स्थापना की गई है। हालोन, कौन सी? हालोन परियोजना, थाबर परियोजना और मटियारी परियोजना। हालोन परियोजना, थाबर परियोजना और मटियारी परियोजना कहाँ स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है। कौन से? मंडला जिला ही पढ़ रहे हैं तो मंडले से संबंधित आनी सारी चीजें। तो थाबर परियोजना, हालोन परियोजना और मटियारी परियोजना कहाँ पड़ती है? तो मंडला जिले में, यानी कि तीनों की तीनों परियोजनाएं मंडला जिले में स्थित हैं। ठीक है, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें चावल, गेहूं, तिलहन आदि चीजें, यानी कि आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। चावल, गेहूं, तिलहन, यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? तो चावल का होता है। किसका होता है? चावल का। ठीक है ना, याद रखिए चावल का होता है। और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में क्या होती है? मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में क्या होती है? सबसे ज्यादा बरसात होती है। क्या होती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में क्या होती है? सबसे ज्यादा बरसात होती है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा बरसात की बात करें तो पंचमढ़ी पे होती है। पंचमढ़ी पे होती क्यों है? इसका जवाब कल दूंगा मैं, या फिर आप मुझे बताइए कमेंट करके क्यों होती है। ठीक है ना, आप पहले कमेंट करके बताइए, फिर मैं इसका जवाब दूंगा क्यों होती है। नहीं तो वैसे मैंने पढ़ा है, अगर आप चाहो तो देख लेना वीडियो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में क्या होती है?
सर्वाधिक बरसात होती है उसकी तुलना में पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम होती चली जाती है, और पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें तो कम ही होती है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ जो चावल, गेहूं और तिलहन का उत्पादित जिला, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो चावल, गेहूं और तिलहन का उत्पादन किया जाता है मुख्य रूप से। यहाँ पर खनिज कौन कौन से हैं, तो डोलोमाइट, बॉक्साइट और ग्रेफाइट। कौन कौन से हैं, डोलोमाइट, बॉक्साइट और ग्रेफाइट यहाँ के प्रमुख खनिज है। ठीक है, इसके अलावा बेगम महल, कौन सा महल, याद रखिए महलों से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में भी, मध्य प्रदेश की जितनी परीक्षाएं होंगी उसमें से महल, दुर्ग यानी किले, महल वगैरह, झीलें वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सागर वगैरह, किस राजा ने किसका सागर का निर्माण करवा दिया, किस राजा ने कौन से महल का निर्माण करवा दिया, तो महलों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो बेगम महल, रानी महल या बघेलिन महल या चौगान महल, कौन सा, बेगम महल, रानी महल, बघेलन महल या चौगान महल, एक ही है ये। ठीक है, इसका निर्माण ये कहाँ है, तो मंडला जिले में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था, तो गोण राजा। कौन थे, गोण राजा थे। गोणों का यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था, तो गोणों का केंद्र था। ठीक है, गोण राजवंश की नगरी रहा है ये क्या रहा है, मंडला जिला क्या रहा है, गोण राजवंश की नगरी रहा है। और यहाँ का जो राजा था हृदय शाह ने मंडला को अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था, हृदय शाह ने मंडला को अपनी राजधानी बनाया था। हृदय शाह पहले क्या करते थे, तो नरसिंहपुर में क्या करते थे, अपना राजपाट करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो बुंदेला वंश था, कौन था, बुंदेला, तो बुंदेला वंश के शासकों ने क्या कर दिया, हृदय शाह पर हमला कर दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया। तो बुंदेलों का जब आक्रमण हुआ तो हृदय शाह इतना ताकतवर नहीं था कि उनका सामना कर पाए, इसलिए हृदय शाह क्या कर लिया, नरसिंहपुर से भाग लिया। उसने कहा चलो जान बची तो दूसरी जगह बना लेंगे राज। तो वो वहां से निकला और कहाँ आ गया, मंडला जिले में आ गया, और मंडला जिले में ही रहने लगा और वहां पे क्या कर लिया, अपनी राजधानी बना ली। तो हृदय शाह की राजधानी कौन सी थी, तो मंडला थी। ठीक है, ये कौन सा, तो गौड़ शासक था। तो गौड़ राजा हृदय शाह ने किनका निर्माण करवाया था, बेगम महल, रानी महल, बघेलिन महल या चौगान महल का निर्माण करवाया था। आदिवासी पंचवर्षीय योजना पढ़ाई चुका हूं, रामनगर मंडला से स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी, 24 अप्रैल 2018 को। किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसके अलावा मोती महल को राजा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोती महल को राजा महल भी कहते हैं, क्योंकि हृदय शाह जो रहता था वो किस में रहता था, तो राजा महल में ही रहता था। कहाँ रहता था, राजा महल में ही रहता था। और इसका निर्माण भी किसने करवाया, तो हृदय शाह द्वारा ही करवाया गया है। कब करवाया गया, तो 1651 में करवाया गया है। कब करवाया गया है, 1651 में करवाया गया है। ठीक है, और इसी के पास क्या, यानी कि इस मोती महल देखिए, मोती महल ग्वालियर में भी स्थित है, मोती महल जबलपुर में भी स्थित है, और मोती महल मंडला में भी स्थित है, और मोती महल एक जगह और स्थित है। उसके कमेंट करके आप मुझे बताइए। ठीक है ना, कितना पढ़ा है आपने, पता चल जाएगा, उसी हिसाब से पढ़ाएंगे फिर। तो राजा हृदय शाह ने क्या करवाया था, मोती महल या राजा महल का निर्माण करवाया। कब करवाया था, तो 1651 में करवाया था। इसी के पास एक महल और है जिसे क्या कहते हैं अपन, हाथीखाना कहते हैं। क्या कहते हैं, हाथीखाना। इसी के पास क्या है, एक हाथीखाना है जहां पर हाथियों को रखा जाता था। क्या रखा जाता था, किन को रखा जाता था, तो हाथीखाना में हाथियों को रखा जाता था। ठीक है, वाह, गोंड वंशावली कहां पे, गोंड वंशावली भी लिखी हुई है। तो गोंड वंशावली किस महल पे लिखी हुई थी, मोती महल या राजा महल पर लिखी हुई है। किस पे लिखी हुई है, मोती महल या राजा महल पर। गोंड वंशावली का मतलब क्या है, गोंड वंशावली का मतलब यह है कि गोंड वंश में कितने राजा हुए। ठीक है, वंशावली का मतलब उन्होंने वहां पर एक दीवार पे क्या कर दिया, उत्खनन करवा दिया कि भाई हमारा स्टार्ट यहाँ से होता है, यानी कि हमारे पूर्वज यहाँ थे, हमारे सबसे पहले पूर्वज ये थे, उसके बाद में राजा ये बने, कब से कब तक बने, इनकी उपलब्धियां क्या थी, क्या क्या चीजों का निर्माण करवाया इन्होंने, कौन सी राजधानी बनाई अपनी। तो ये सारी चीजें किस में मिलती है, तो गोंड वंशावली में लिखी हुई है वहां पे। ठीक है, कौन सा राजा कब कब रहा और कितने वर्षों तक रहा, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। और ये गोंड वंशावली किस पे उत्खनित है, तो राजा महल या मोती महल पर स्थित है, लिखी हुई है। ठीक है, मोती महल कितनी मंजिल इमारत है, तो 3 मंजिल इमारत है। कितना मंजिला इमारत है, तो 3 मंजिला इमारत है। कितना है, 3 मंजिला इमारत है। और अब ये क्या है, टूटने फूटने लगा है, यानी कि ये मोती महल है 3 मंजिला इमारत है, वो क्या करने लगी है, अब टूटने फूटने लगी है। तो 1984 में
इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। 1984 में क्या कर दिया? इसको संरक्षित, यानी कि इसका संरक्षण अब कौन करेगी? तो संरक्षण करेगी इसकी राज्य सरकार। क्या करेगी? राज्य सरकार अब इसके देखभाल करेगी कि कोई ये ढह ना दे, मतलब ढह ना जाए, यानी कि गिर ना जाए। ठीक है ना। एक आर्टिकल होता है ना, मैंने पढ़ाया था, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वो क्या, जो हमारे पुरातात्विक जो प्राचीन जो संस्कृति है या जिन जो किले हैं उनका संरक्षण करेगी। आप उसको कमेंट करके बताइए, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसका पता चल जाएगा। ठीक है। तो 1984 में इसे क्या कर दिया गया? संरक्षित इमारत घोषित कर दिया गया। मंत्री महल, इसी के पास में क्या है? एक मंत्री महल है जो राय भगत की कोठी भी है। राय भगत की कोठी भी है। राय भगत क्या थे? इनके एक वो थे, मंत्री थे, या कुछ भी मान लीजिए आप, मंत्री या प्रांतपाल कुछ भी मान लीजिए, इनके सेनापति कुछ भी मान लीजिए, यानी कि प्रिय थे इनके। ठीक है। तो राय भगत, इनका नाम भी क्या था? राय भगत ही था। तो मंत्री महल या राय भगत कोठी कहाँ पे स्थित है? तो मंडला जिले में। और ये राय भगत के लिए किन्होंने बनवाई थी? तो हृदय शाह द्वारा ही बनवाई गई थी। ये मोती महल के पास ही स्थित है। कहाँ पे है? मोती महल के पास ही स्थित है। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? तो हृदय शाह द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है। राय भगत या मंत्री महल, इसका संरक्षण भी 1984 में, 1984 के बाद से राज्य सरकार ही करेगी, यानी कि मंत्री महल और किसका? मोती महल, यानी कि मंत्री महल और मोती महल का जो संरक्षण है 1984 के बाद से कौन कर रही है? तो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन बेगम महल, रानी महल या बघेलन महल का जो संरक्षण है वो कौन कर रही है? तो वो करती है केंद्र सरकार। उसका इसका संरक्षण कौन करती है? तो केंद्र सरकार करती है। जबकि राय भवन या मंत्री भवन या मोती महल या राजमहल का जो संरक्षण करती है वो कौन करती है? तो वो करती है हमारी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है। विष्णु मंदिर, कौन सा? विष्णु मंदिर, ये भी कहाँ स्थित है? तो रामनगर में स्थित है। ठीक है ना। यानी कि जो हृदय शाह का जो प्रमुख शहर था ना वो रामनगर ही था। कौन सा था? रामनगर ही था। ठीक है ना। रामनगर के पास ही इसने सारे काम किए हैं। तो रामनगर, विष्णु मंदिर रामनगर में स्थित, रामनगर में स्थित है। कौन सा? विष्णु मंदिर। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो सुंदरी देवी ने करवाया था। कौन थी? सुंदरी देवी। सुंदरी देवी कौन थी? अब आप अंदाजा लगा लीजिए, हृदय शाह जब से ही महलों का निर्माण करवा रहा है। अब हृदय शाह ने मोती महल बनवा दिए, बघेलन महल बनवा दिए, चौगान महल, ठीक है, मंत्री महल बनवा दिए, राय भगत जिसे कहते हैं अपन, राजा महल बना लिया अपने लिए। तो अब इनसे नाराज होके पत्नी भी तो कुछ का किसी न किसी का निर्माण करवाएगी। तो पत्नी ने करवाया किसका निर्माण? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? विष्णु मंदिर का निर्माण। कहाँ करवाया? तो रामनगर में करवाया। और इस सुंदरी देवी किसकी पत्नी थी? तो हृदय शाह की थी। कौन की थी? हृदय शाह। क्योंकि तब का राजा करवा रहा था। अब रानी को आया कि रानी ने बोला कि मैं भी करवाऊंगी एक ना एक चीज का निर्माण, तो क्योंकि मेरा भी नाम आना चाहिए ना कि हमारी रानी साहिबा ने वो काम करवाया। तो उन्होंने क्या करवा दिया? विष्णु मंदिर रामनगर में स्थापित करवा दिया। ठीक है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो सुंदरी देवी द्वारा करवाया गया था। ये किस शैली में है? तो ये है पंचायतन शैली में। जो रामनगर, जो विष्णु मंदिर है रामनगर में स्थित, ये कौन सी शैली में पड़ता है? कौन सी शैली में स्थित किया गया है? तो एक होती है द्रविड़ शैली, नागर शैली, ठीक है। उसी तरीके से ये कौन सी है? तो पंचायतन शैली है। तो पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर है मध्य प्रदेश का? तो विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर कहाँ पड़ता है? तो रामनगर मंडला जिले में पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सुंदरी देवी द्वारा करवाया गया था। सुंदरी देवी किस वंश से रखती थी? तो गौड़ वंश की थी। ठीक है, गौड़ वंश की। किसकी पत्नी थी? तो हृदय शाह की पत्नी थी। ठीक है। दल बादल, कौन सा? दल बादल बादल महल तो शायद रायसेन या ऐसे ही पड़ता है कुछ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कंफर्म। बादल महल रायसेन में पड़ता है कि जबलपुर में पड़ता है? रायसेन विदिशा शायद ऐसे ही कुछ है, लेकिन एक जिला है जहां पर बादल महल स्थित है। ठीक है, कंफर्म याद नहीं आ रहा है मुझे कौन सा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है? तो बादल महल वहां पड़ता है। याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा अभी। बादल महल कहाँ पड़ता है? तो वहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मंडला में कौन सा है? तो दल बादल महल है। कौन सा? याद रखिए, बादल महल नहीं है यहाँ पे कौन सा है? तो दल बादल महल है। कौन सा? दल बादल महल है। दल बादल महल कहाँ पड़ता है? तो मंडला में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो
मंडला जिले में स्थित है। और ये किन के बीच में है? तो ये मोती महल और रानी महल के बीच में स्थित है। यानी कि मोती महल और रानी महल के बीच में कौन स्थित हैगा? तो दल बादल महल स्थित हैगा। ठीक है, दल बादल महल स्थित हैगा किन के बीच में? मोती महल और रानी महल। मोती महल यानी कि राजा का महल, राजमहल भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं अपन? राजा का महल भी कहते हैं। तो राजा का मोती महल या राजा का महल या रानी के महल यानी कि बेगम महल या बघेलन महल या चौगान महल। ठीक है, इसके ये नाम भी है। तो मोती महल और रानी महल के बीच में कौन सा आएगा? तो दल बादल महल स्थित है। ठीक है, ये था मध्य प्रदेश का मंडला जिला। अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके अगले वीडियो में मंडला जिला खत्म हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट की वीडियो डाल दें, लेकिन नहीं डाल पाते यार, इतना हो नहीं पाता मुझसे भी अकेले, क्या करें, तो इतनी सुविधाएं नहीं है। आप लोग शेयर वगैरह करते नहीं हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सपोर्ट दिखा नहीं रहे हो तो कहाँ से करें? अगर सपोर्ट भी दिखाओ तो भी मेहनत करें अच्छे से, लाइक वगैरह, चैनल, कुछ भी नहीं कर रहे हो यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।